नमस्कार किसान भाइयों। आज का हमारा टॉपिक है गेहूं का। हिंदुस्तान में तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई होती है। तो ये टॉपिक हमको इसलिए अच्छा लगता है कि बहुत सारे किसान भाइयों को इससे फायदा होगा। इसलिए पिछले साल तो मैंने पूरा वीडियो बनाया था। ये टॉपिक ऐसा लिया है कि पूरे गेहूं की फसल में बिजाई से लेके अंत तक जो बात करनी है वो पहले हो चुकी है। लेकिन ये जो एक मुझे बार बार ऐसा लगता है कि ये टॉपिक पे बात ज़्यादा डीप में जाके करनी चाहिए। ये बात पूरी सुनने के लिए आप अंत तक बने रहे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे नहीं दबाया तो दबा दीजिए। और साथ ही साथ में अंत में आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर डालिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए। मैं आपको आज का जो टॉपिक है उसका मेन पॉइंट बताता हूँ। मेन पॉइंट है गेहूं की फसल, और उसमें जब पहला पानी आप जब लेते हो लगभग 18 से 21 दिन का, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो गेहूं की फसल में क्या मायने रखता है, उसमें क्या क्या कीट, रोग, खरपतवार वगैरह जो फसल के दुश्मन है उसको कैसे नियंत्रण में लेते हैं, और उसके साथ में पानी, खाद, उसका व्यवस्थापन कैसे करते हैं। ये जो स्टेज है वो इतना इंपॉर्टेंस है कि ये स्टेज आप चूक गए तो आपका 50% गेहूं का उत्पादन कम हो जाएगा। 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ पकने वाली फसल आपको 10-12 क्विंटल में खत्म कर देगी। मैंने कई किसान भाइयों को देखा है, मैंने खुद फील्ड विजिट किया है। समझ में ही नहीं आता कि किस वजह से प्रोडक्शन फेल गया। ना तो फसल पे एक दाग था, धब्बा था, ना कोई कीट था, ना रोग था। और फसल जब हार्वेस्टिंग करते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर से जब निकलता है, तब हमको ऐसा लगता है कि कहीं ये कंबाइन हार्वेस्टर नहीं खा गया है। हमको ऐसा एहसास होता है कि फसल तो बहुत बढ़िया दिखती थी, लेकिन प्रोडक्शन क्यों नहीं आया। तो उसकी मैंने अगले वीडियो में बहुत सारी जानकारियां दी है, जिंक में भी बताया है, दूसरे भी वीडियो में बताया है कि ये गेहूं की फसल में 18 से 21 दिन के अंदर अगर आप पानी नहीं लेते हो बराबर, तो 35% का लॉस जाने की संभावना है। वहां पे वीड कंट्रोल नहीं होता है तो 20-25-30% तक नुकसान होने की संभावना है। आपका उत्पादन लॉस ऐसे 1/3 मतलब 30%, 40%, 50% फसल बर्बाद हो सकती है। तो वहां पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका बेटा बेटी अगर 10वीं 12वीं कक्षा में है तो आप कितना ध्यान देते हो, वैसा ये 3-4 दिन के लिए ध्यान देना चाहिए। उस टाइम पे आप शादी ब्याह मुहूर्त छोड़ दो, बराबर 15 दिन से लेके 25 दिन तक कहीं नहीं जाना है, खेत में ही रहना है, ऐसा प्लान करके रखो। उसी दिन के लिए प्लान करके रखो। आपका उत्पादन इस समय अगर आपने अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर ली तो आपका उत्पादन 20, 30, 40 और 50% तक बढ़ने की संभावना है, या तो नुकसान रुकने की संभावना है। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट पानी का। हिंदुस्तान में जहां जहां गेहूं होता है वहां मैदानी, तराई और थोड़ा बहुत पहाड़ी भी इलाका है। जहां पे आपने धान लगाया था वहीं पे गेहूं आता है 50%, लगभग 50% जगह पे। उसमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तरी राजस्थान है, या यूपी पूरा है, बिहार आधा है। वहां पे तो 101% ऐसा होता है कि धान, कटाई और गेहूं की बिजाई ऐसा सीरीज आता है। अभी आप समझो, मैंने जिंक के वीडियो में बताया था और पिछले साल भी बताया था, इस टाइम पे पानी और खाद आप चुकते नहीं हो तो आपका 30, 35, 40% उत्पादन बढ़ जाता है। बेसल में अगर खाद नहीं डाला है तो यहाँ पे डालना अति आवश्यक हो जाता है। बेसल में आप सभी लोग यूरिया डालते हो, फिर डीएपी डालते हो, कोई पोटाश डालता है, कोई नहीं डालता है, कोई जिंक डालता है, कोई जिंक नहीं डालता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, बहुत ही सिंपल जाना है। गवर्नमेंट DWR, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च जो संस्थान है वहां के वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि आपको मैदानी इलाके है, नॉर्दर्न प्लेन्स जिसको बोलते हैं, वहां तराई इलाके है, नॉर्थ ईस्टर्न है, नॉर्थ वेस्टर्न है, वो सब ऊपर की पट्टी मतलब गंगा जमुना के बीच की पट्टी हरियाणा है और पंजाब है, उत्तरी राजस्थान है, वहां पे बिहार का छोर है। तो ये पूरा एक पट्टी आप देखोगे तो वहां पे आपको 120 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर, 60 किलो फॉस्फोरस प्रति हेक्टर, 40 किलो पोटास प्रति हेक्टर, मतलब 120, 60 और 40 ऐसे डालना है। बहुत सिंपल है, आपको लिखना हो तो लिख लेना। 120 किलो नाइट्रोजन जो आप दे रहे हो उसमें से 50% बेसल में डालना है,
प्रति हेक्टर की बात कर रहा हूं। अगर आपको चाहे तो मैं एकड़ में भी बता सकता हूं, एकड़ में ही रखते हैं। 120 आपको हेक्टर में डालना है तो 1 एकड़ में कितना डालना होगा? 50, बराबर। लगभग 50 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ डालना है। 50 किलो अगर डालते हो आप तो 50 किलो का आधा बेसल में डालना है, मतलब 25 किलो प्रति एकड़ नाइट्रोजन डालना है। उसके साथ में आपको 60 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टर बोला था मैंने, तो प्रति एकड़ आता है लगभग 25 किलो, 22-23 किलो आएगा। 23 किलो गिनते हैं आप, 23 किलो इसलिए मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। 23 किलो गिनते हैं तो 23 इंटू 2.5 बराबर, तो 23 किलो 46 किलो, 23 किलो का आधा लगभग 12 किलो, तो लगभग होता है 58 से 60 किलो। 23 किलो आपको फास्फोरस डालना है और पोटाश डालना है आपको 40 किलो। 40 किलो का डिवाइडेड बाय 2.5 मतलब 1 एकड़ के अंदर आपको डालना है तकरीबन 15 किलो। तो हम 1 एकड़ का डोज अभी किया। नाइट्रोजन कितना डालना है? 50 किलो। फास्फोरस कितना डालना है? 23 किलो। और पोटाश कितना डालना है? 15 किलो। सिंपल। उसके आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको जिंक भी डालना है 5 किलो। जिंक सल्फेट 5 किलो डाल दो, क्योंकि हम डीएपी की कैलकुलेशन पे जाते हैं। इसके साथ सल्फर डालना है। यस, यहाँ पे सल्फर भी 3 से 6 किलो डाल देना है। 1 बैग डीएपी, 1 बैग यूरिया, आधी बैग पोटाश, 5 किलो जिंक सल्फेट, कम से कम 10 किलो डालना हो तो अच्छा है। चौथा सल्फर 3 से 6 किलो अभी डाल देना है। और आपने क्योंकि माइक्रोन्यूट्रेंट भी डाला है तो आपको नीम की खली वगैरह मिक्स करके डाल देना चाहिए। अगर नीम की खली, सरसों की खली नहीं मिलती है तो आपको संचार या तो भूमिका डाल देना चाहिए। अभी संचार डालोगे तो बेटर रहेगा। ये सब मिक्स करके बेसल डोज में आपने डाल दिया तो बहुत अच्छा है। और अभी आपको मेन मुद्दा पे ले जाता हूं कि यहां पे आपने बेसल में डाला है। अभी 18 से 21 दिन के बीच में आपको पानी देना पड़ेगा। गेहूं उग के इतना हो गया होगा, पानी अच्छी तरह से देना है, कम नहीं देना है। कई जमीन ऐसी होती है कि रेतीली बलुई मिट्टी है तो बीच में आपने एक पानी दिया होगा, मतलब जर्मिनेशन होते आपने 8वें 10वें दिन पे पानी दिया होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे काली मिट्टी है या तो आपको भारी जमीन है, एकदम हेवी सॉइल जिसको बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, जहां पे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरह में है, तो भारी मिट्टी के अंदर आपने पहला पानी ले लिया, गेहूं की बिजाई कर दी, उग गया, एक पानी लिया, उग के कंप्लीट हो गया, बाद में आप पानी नहीं देते हो, सीधा 18 से 21 दिन पे लेते हो। तो किसान भाइयों, पहली बात आपको 18 से 21 दिन के बीच में पानी लेना है और लेना है और लेना है। उसी टाइम पे अगर आपने बेसल डोज मैंने जो बताया वो फर्टिलाइजर का डाल दिया है तो यहाँ पे केवल 25 किलो नाइट्रोजन के लिए आपने 1 बैग यूरिया की डाली थी, वो अभी आधी बैग यूरिया की यहाँ पे डालनी है। अगर पहले सल्फर नहीं डाला था तो अभी सल्फर डालना है। सल्फर के साथ यूरिया मिक्स करके डालते हो तो अभी बेस्ट रिजल्ट आएगा, तो अभी डालना है। जिंक अगर आप पहले डोज में चूक गए हो तो ये लास्ट मौका है आपके पास बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्शन बढ़ाने का। तो 18, 19, 20 दिन पे आप यहाँ पे जिंक डाल सकते हो। अगर आपने पहले बेसल डोज में डीएपी चूक गए, कोई भी वजह पकड़ो कि आपको मिला नहीं, आपको टाइम नहीं मिला, तो यहां पे आपको फास्फोरस नहीं डाला है तो 24-24-0 डालना है, या तो 20-20-0-13 डालना है। इंस्टेंट रिजल्ट वाला फास्फोरस देना है, यहां पे इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। डीएपी का रिजल्ट धीरे आता है, हमने पहले एक वीडियो में बताया है। उन्होंने जैसे बताया है कि डीएपी डालते हैं तो उसके कितने दिन बाद एक्टिव होता है और कितने दिन बाद मिलता है, कब तक मिलता है, वो बताया था। तो उसमें फास्फोरस खास करके डीएपी जो होता है वो 12, 13, 14 दिन के बाद एक्टिव होता है। मतलब आपने डाल तो दिया, एक्टिव हो गया, मिलना शुरू 14 दिन के बाद होता है। तो अगर आपने बेसल में नहीं डाला, अभी डीएपी डालोगे तो अभी नहीं मिलेगा, 12, 14, 15 दिन के बाद मिलेगा। तो आपको अभी डालना है तो कौन सा? इंस्टेंट वाला, यानी 24-24-0, 23-23-0, 20-20-0, 13 वगैरह आप डाल सकते हो। ये इंस्टेंट है, एमोनियम सल्फेट, फॉस्फेट वगैरह। तो ये हुई पानी की बात, ये हुई खाद की बात। अभी आते हैं, इस समय पे कोई कीट रोग तो ज्यादातर आते नहीं, महू महिला शायद वातावरण के कारण आ जाए तो आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इस समय पे आपको खरपतवार नियंत्रण करना है। बहुत सारी खरपतवार अवेलेबल है, बराबर। आपको इस समय पे मतलब पानी देने के बाद तुरंत स्प्रे करना है या उससे पहले करना है। 1-2 खरपतवार ऐसी है, पहले स्प्रे करके रखिए, अभी पानी दोगे तब वो कंट्रोल होगा। वैसा बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, हम अगले वीडियो में उसको भी जरूर बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में जो 18 से 21 दिन क्राउन रूट इनिशिएशन जो स्टेज है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है पानी देना। दूसरा जो मैंने खाद बताया, जो बेसल डोज में डालते हो वो डाल देना है। नहीं डाला है तो इस समय पे क्या डालना है वो मैंने बताया। स्पेसिफिकली खाद के कारण आपका प्रोडक्शन 40-50% रिड्यूस हो सकता है, इसलिए मैंने ये बताया है।
अगर आपको खाद का इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए आपको, तो आप कमेंट डाल के बता सकते हो। खरपतवार का मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां घर घर जाके बता रही है, इसलिए उसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको माहिती चाहिए तो हम दूसरा वीडियो भी बना सकते हैं, कमेंट डाल के बता सकते हो आप, तो हम उसके बारे में बता देंगे। लेकिन जो करना चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं उसके बारे में मैंने ज्यादा भार देके बताया, जैसे कि फर्टिलाइजर और जैसे कि स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट की बात करें तो जिंक की बात होती है, इसके बारे में ज्यादा भार देके बताया है। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा, आपको इसमें क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया वो भी बता सकते हैं, और इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो ऐसे ही आप टॉपिक डालते रहिए, जिसकी वजह से हमको पता चले कि हमारे किसान भाइयों को हमसे क्या जानने की आवश्यकता है, तो हमारी टीम उस पर रिसर्च करेगी। बहुत सारे एग्री डॉक्टर है, वो आपको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।